जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अपने चैनल द ब्राइट फ्यूचर उज्जवल भविष्य में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद। आइए तो देखते हैं आज हम लोग शब्दकोश यानी हिंदी में शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम थोड़ी सी अगर बात करें तो वर्णमाला की वीडियो पूरी आ चुकी होगी, आप लोगों को मिल चुकी होगी और पसंद भी आई होगी, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, या जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप उनको देखिए, या इस वीडियो को देखने के बाद आप वर्णमाला की वीडियो ज़रूर देख ले। ठीक है, वर्णमाला कंप्लीट आप लोगों को मिल चुकी है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है विराम चिन्ह का टॉपिक भी समाप्त हो चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे शब्द। शब्द कितने प्रकार के होते हैं हिंदी व्याकरण के अंदर। तो अगर हम बात करें एक लाइन में कि शब्द होता क्या है, ठीक है, तो शब्द उसे कहते हैं यानी अक्षरों के सार्थक समूह को, अक्षरों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब वो अक्षर कैसे हो सकते हैं, अक्षर, अब सबसे पहले हमने वर्ड की बात की थी, वर्ड किसे कहते हैं। तो वर्ड में हमने बताया था कि वर्ड क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर, एक व्यंजन। ठीक है, स्वर उन्हें कहते हैं जो किसी की बिना सहायता से बोले जाते हैं, यानी स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, और वो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि स्वर किसे कहते हैं। दूसरी बात, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई स्वर और व्यंजनों की यानी वर्णमाला की बात। अब आती है बात अक्षरों की। अक्षर किसे कहते हैं, तो जो भी हमारा एक श्वास में उच्चारित हो जाता है उसको हम अक्षर कहते हैं। एक श्वास में जैसे उच्चारित हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अक्षर। ठीक है, अब दूसरी बात है कि अब जो है शब्द किसे कहते हैं, तो अक्षरों के यानी वर्णों के मेल से क्या बनता है, अक्षर, अक्षरों के मेल से क्या बनता है, शब्द। ठीक है, तो सार्थक अक्षरों के सार्थक, सार्थक क्या होता है कि क्रम बाई क्रम से रखे हुए हों, और एक सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द। ठीक है, तो हम ज़्यादातर ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के ही आप लोगों को बताएं, तो आप लोग ऐसा करना है जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे कि ये आपके काम की चीज़ें हैं, और वैसे तो सारी काम की चीज़ें होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो जो आपको काम की चीज़ें लगे वो आप यहाँ पे, अगर हम नहीं लिख रहे हैं तो आप अपनी कॉपी में अलग से नोट करते रहना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज शब्द। अब सबसे पहली बात, हिंदी व्याकरण के अंदर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो शब्दों को 4 भागों में बांटा गया। कितने, 4 भागों में। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं, तो अगर हम थोड़ा सा देखते हैं तो सबसे पहला आता है उत्पत्ति या इतिहास, या फिर बनावट के आधार पर। उत्पत्ति, इतिहास या बनावट के आधार पर। उत्पत्ति, इतिहास या बनावट के आधार पर। अब सबसे पहले उत्पत्ति या उत्पत्ति की बात करते हैं। उत्पत्ति का आप लोगों को पता है, जैसे किसी चीज़ की जब उत्पत्ति होती है, यानी कभी हमारी हिंदी ऐसा तो नहीं था कि हमारी जो हिंदी व्याकरण थी वो अनंत काल से चलती आ रही होगी। पहले इंसान आया होगा धरती पे, उसके बाद में इंसान में थोड़ी थोड़ी समझ आई, उसके बाद उसने कुछ सांकेतिक भाषाओं से बोलना चलना, और धीरे धीरे उसने अपना जो है दिमाग विकसित किया है। उसके बाद में कुछ चिंगाटे टाइप की लकीरें खींचना चालू किया। फिर उसके बाद कुछ जो है आपकी जो भाषा आई, अब कई तरीके से, अब धीरे धीरे फिर संस्कृत आई, संस्कृत के बाद फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, फिर आके हिंदी हुई। ठीक है, तो एकदम से किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती है। और जब हिंदी की उत्पत्ति हुई तो हिंदी को अलग अलग टाइप में रखा गया, अलग अलग उनका क्रम बना दिया गया कि इसमें क्या रहेगा, वर्ड कैसे रहेंगे, कितने वर्ड रहेंगे, भाषा कैसी होगी, इसको भाषा के अलग अलग प्रकार कितने होंगे। ठीक है, तो इनकी जब उत्पत्ति हो रही थी उसी टाइम शब्दों की भी एक कैटेगरी यानी एक इनका अलग अलग विभाग बनाया गया। अब शब्दों को अलग अलग विभागों में कैसे रखा गया वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, उत्पत्ति, इतिहास या बनावट के आधार पर।
यानी जब शब्द बनाए गए तो इनको कितनी कैटेगरी में रखा गया? 4 कैटेगरी में। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास के आधार पर, यानी जब शुरुआती दौर रहा होगा शब्दों का तो सबसे पहला क्रम रखा गया इतिहास के आधार पर। अगर हम बात करते हैं वही दूसरे की, तो दूसरा हमारा व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, बनावट के आधार पर। ठीक, तीसरा जो हमारा प्रकार है, अभी हम इसके एक एक चीज के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तीसरा जो हमारा टाइप है वो रूप अथवा प्रयोग के आधार पर। कौन सा? रूप या प्रयोग के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर। और चौथा हमारा जो शब्दों का प्रकार है उसको हम लोग कहते हैं अर्थ के आधार पर। अब इनके अलग अलग जो है टाइप हम लोग बनाएंगे और इनको देखेंगे कि क्या होता है उत्पत्ति के आधार पर, क्या होता है व्युत्पत्ति के आधार पर, क्या रूप के आधार पर होता है और क्या अर्थ के आधार पर होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति इतिहास के आधार पर, यानी जब शब्दों का वर्गीकरण किया गया तो सबसे प्रथम बार में इतिहास के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने हैं। तो इतिहास के आधार पर अगर हम बात करते हैं, इतिहास के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं? इतिहास के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। अब ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है तत्सम। तत्सम, तत्सम शब्द सबसे पहला कौन सा आता है? तत्सम शब्द। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। फिर आता है हमारा देशज या जिन्हें देसी शब्द कहते हैं, देशज शब्द। क्या आता है? देशज शब्द। और फिर आएगा हमारा विदेशज या विदेशी, विदेशज शब्द। और संकर शब्द। क्या आते हैं? ये 5 प्रकार हैं हमारे, 1 2 3 4 और 5। बिल्कुल आराम आराम से समझेंगे एक एक चीज को, क्या होता है देशज, क्या होता है तत्सम, क्या होता है विदेशज, तद्भव वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम शब्द। तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम का मतलब होता है तत् धन सम। तत् धन सम। तत् माने होता है उसके, क्या होता है? उसके। और सम माने समान, यानी उसके समान। उसके समान कौन? संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यानी जो शब्द हमारे संस्कृत से ज्यों के त्यों प्रचलित होते आए हैं, वैसे ही प्रयोग होते आए हैं, आज तक वैसे ही प्रयोग होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं प्रातःकाल, तो हिंदी में भी प्रातःकाल कहते हैं और संस्कृत में भी प्रातःकाल ही कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग सूर्य को सूर्य कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं और सूर्य संस्कृत में भी कहते थे। ठीक है, तो ये क्या है? ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं। ठीक है, जो संस्कृत से सीधे आए हैं, इनको एक लाइन में आप लोग लिखिए कि ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग
किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, वे सारे शब्द कौन से होते हैं, तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम और तद्भव की एक वीडियो हम लोग डालेंगे, बनाएंगे, ठीक है, और उसमें केवल और तत्सम तद्भव को बताएंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तद्भव शब्द। तद्भव, तो तद्भव का मतलब क्या होता है, तत् धन भाव। ठीक है, जैसे दा क्या होता है, दा हमारा व्यंजन संधि के अंदर दा जो है अपने पहला तीसरा पहले में और तीसरा पहले में वर्गीय व्यंजन में चेंज हो जाता है। ठीक है, संधि में, तो आप पढ़ोगे व्यंजन संधि का एक उदाहरण है, तो इसका जो है संधि विच्छेद क्या होगा, तत् धन भाव। तत् माने क्या होता है, उसके या उससे या उसके। ठीक है, भाव माने उत्पन्न होना, यानी उससे पैदा हुआ या उत्पन्न होना, उत्पन्न। ठीक है, किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न। यानी संस्कृत का ही रूप क्या था कि एक समय था जब जो है जो संस्कृत के शब्द थे, और एक समय आज का समय है, वही शब्द जो है अपना रूप परिवर्तित करके हिंदी में, यानी इसका संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या कहलाता है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हम लोग देखते थे कि पहले संस्कृत में क्या कहते थे, कपूर को क्या कहते थे, कपूर को कर्पूर, क्या कहते थे, कर्पूर। फिर आई भाषा हमारी प्राकृत, प्राकृत में हमने क्या कहा, कपूर। ठीक, फिर आई हिंदी, और हिंदी के अंदर इसका प्रयोग क्या हुआ, कपूर। तो ये क्या हुआ, ये हमारा जो है तत्सम, फिर ये प्राकृत का, और उसके बाद क्या हुआ, हिंदी में आते आते यहाँ पे कर्पूर, और फिर आया कपूर, और उसके बाद कपूर। ठीक, तो आदमी क्या करता है कि पता ही है कि आजकल जो है इंसान अपना कुछ सरल ही हर चीज़ को सहज बनाने का एक तरीका ही ढूंढता रहता है कि किस चीज़ को कितना और आसानी से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आगे और भी एक आध शब्द देखते हैं। तो जैसे हम लोग क्या कहते थे, हाथ को कहते थे हम लोग पहले हस्त, हस्त। ठीक है, फिर प्राकृत के अंदर आए तो हमने क्या कहा, हत्थी, हत्थी। अब हत्थी कौन बोले, ठीक है, इतनी मेहनत भाई कौन करे, तो इसको हम कहने क्या लगे, हाथ। तो ये हिंदी क्या है, और यहाँ पे क्या, ये प्राकृत और ये संस्कृत। तो इसका तत्सम रूप क्या हुआ, हस्त, और तद्भव रूप क्या हुआ, हाथ। यानी वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तित करके, यानी संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है, तद्भव शब्द। ठीक है, तो इसको भी एक लाइन में लिखना है, तो लिख लो कि संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप, यानी तत्सम शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग, तत्सम समझ लिया आपने, तद्भव समझ लिया कि तद्भव क्या कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं, तो देशज शब्द वे कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता, यानी जिस चीज़ का हमें उत्पत्ति का पता ही नहीं चले, अपनी देसी भाषा में बोले जाते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे क्या हो गया, जैसे कुछ उदाहरण के लिए हम लिखते हैं देशज शब्द कौन से होते हैं। जैसे हम लिखते हैं लुटिया, खटिया। ठीक, लुटिया, खटिया, लोटा, लोटा। ठीक, ढिबरी, ढिबरी। ये शब्द क्या होते थे, ये हमारे देशज शब्द होते हैं। इनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता, यानी आपको जिसकी उत्पत्ति का या जिसका पर्यायवाची कोई ना मिले, जिस शब्द का कोई पर्यायवाची ना मिले,
वे शब्द ज़्यादातर क्या होते हैं, देश शब्द होते हैं, अपनी देसी भाषा में ही बोले जाते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई कि देश शब्द किसे कहते हैं। अब बात करते हैं विदेश शब्द। तो विदेश शब्द का नाम ही क्या है, विदेशज, यानी विदेश धन जा, देश धन जा। देशज का संधि विच्छेद क्या होगा, देश धन जा, देश धन जा। देश का मतलब देश, अब वो देश कोई भी हो सकता है। ठीक है, जा का मतलब होता है जन्मा, यानी देश में जन्मा, जो देश में जन्मा उसको हम क्या कहेंगे, देशज। वही बात करते हैं विदेशज की, तो विदेश धन, विदेश धन जा। तो विदेशज का मतलब क्या होता है, विदेश से जन्मा, विदेश से जन्मा। और विदेश से जन्मा कैसे, कि बहुत सारे हमारे यहाँ क्या विदेशी आए थे पहले, और अभी भी आते रहते, तो उनकी भाषा भी आई साथ में। अब भाषा आई तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वो अपनी भाषा में बात करते थे, हम लोग अपनी भाषा में उनसे बात करते थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हिंदी के अंदर कुछ शब्दों को उनके अपना लिया गया। तो ऐसे कई सारी भाषाएं, जैसे तुर्की, अरबी, फारसी, तो ये सारे क्या हैं, विदेशी शब्दों के उदाहरण हैं। जैसे हम बात करें कैची, औरत, मर्द, ठीक है, तमीज, बदतमीज, बदमाश, ये सब क्या है, विदेशी शब्द हैं। तो ये इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द, यानी जो विदेशी शब्द सीधे हिंदी के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, विदेशी शब्द। अब बात करते हैं संकर शब्दों की। किसकी बात करते हैं, संकर शब्दों की। ठीक है, संकर शब्द किसको कहते हैं, तो संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो अलग अलग दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम बात करें, संकर फसल भी होती है, बीज होता है। ठीक है, क्या होता है, बीज भी होता है, कि उसकी जो है पैदावार बढ़ाने के लिए उसको क्या करते हैं, संकर बीज का मतलब जिसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, उसको संकर बीज कहते हैं। ठीक है, अब कोई भी हाइब्रिड और एक देसी फसल होती है। ठीक, तो देसी क्या होती है, कम होती है लेकिन शुद्ध होती है, और संकर क्या होता है, संकर जो हाइब्रिड फसल होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। यानी जैसे अगर हमारा आलू है तो 100 ग्राम का आलू होता है, ठीक, देसी है। अब अगर हमको उसको हाइब्रिड आलू बोएंगे तो वो क्या होगा, आधे किलो का हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हुआ, भारी, यानी बड़ी होगी जो भी होगी। अब देखो संकर शब्द भी वही है, क्या है कि जहां पे तुमको ज्यादा बड़ा शब्द मिल जाए अलग अलग भाषाओं से। कैसे शब्द होते हैं, थोड़ा सा उदाहरण के लिए देखते हैं संकर शब्द कैसे होते हैं। जैसे जैसे क्या होता है, सिनेमा घर, क्या होता है, सिनेमा घर। अब घर कैसा है, हिंदी का शब्द, लेकिन सिनेमा कैसा है, अंग्रेजी का शब्द। अब इन दोनों को जोड़ दिया गया तो एक क्या बन गया, संकर शब्द बन गया, सिनेमा घर। जैसे टिकट घर, टिकट घर, टिकट घर, ये क्या हुआ, टिकट घर। यानी अलग अलग भाषाओं से जोड़कर क्या बन गया, एक नया शब्द तैयार हुआ, उसी को हम क्या नाम देते हैं, संकर शब्द। ठीक है, और उदाहरण के लिए जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेल गाड़ी, चिड़िया घर, चिड़िया घर। ठीक है, ये सब क्या है, संकर शब्द के उदाहरण हैं। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने देख लिया उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार, और पांचों प्रकार को हमने अच्छे से समझा। अब हम बात करते हैं व्युत्पत्ति या रचना बनावट के आधार पर। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं व्युत्पत्ति या रचना बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति किसे कहते हैं, यानी जैसे बालक जब क्या होता है, बालक का जन्म होता है जब, यानी जब बच्चे का जन्म होता है और जो जन्म की अवस्था होती है, जन्म होने के दौरान की अवस्था होती है, उसी को कहते हैं व्युत्पत्ति। यानी जब शब्द बन रहे थे उस टाइम जब शब्दों की उत्पत्ति हो रही थी, उसी को हम कहते हैं व्युत्पत्ति। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने हैं, शब्दों के प्रकार 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से, तो सबसे पहले आता है हमारा रूढ़, फिर दूसरा आता है हमारा यौगिक, और तीसरा जो प्रकार है वो है योग रूढ़।
योग रूढ़। ठीक है, कितने प्रकार हैं? 2 3। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब रूढ़ समझो, हम लोग समझते हैं पहले रूढ़ क्या होता है, फिर इसको एक एक करके समझते हैं। तो रूढ़ किसे कहते हैं देखते। सबसे पहले रूढ़ यानी रूढ़ा हुआ। रूढ़ा हुआ कि जो चीज़, जैसे आप लोग उदाहरण के लिए एक चीज़ समझो, जैसे घर में क्या होता है कि आपके यहाँ भिंडी आई, तो या बाजार भिंडी लेने जाते हो तो उसको तोड़ के चेक करते हो। क्यों? क्योंकि वो अगर टूटती है तो ठीक है, नहीं टूटती है तो खराब हो जाती है। उसी को हम लोग जो मतलब टूटती नहीं है और वो पिचक जाती है भिंडी, उसको क्या कहते हैं? रूढ़ी। यानी वैसे ही शब्दों का हाल है, जो शब्द हम तोड़ दें और वो दोनों का अर्थ निकल जाए, यानी शब्द को तोड़ने पर दोनों का अर्थ अगर निकलता है, दोनों भागों का कोई अलग अलग सार्थक अर्थ निकलता है, तो उसको हम कहते हैं यौगिक या योग रूढ़। लेकिन जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता तोड़ने पर, लेकिन जोड़ देंगे वापस से तो क्या होगा? उसका अर्थ निकलेगा, तो उसी को हम कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे हम बात करें कान की, कान। ठीक, अब कान क्या है? कान क्या है कि एक शब्द है। ठीक, अब जैसे ही हमने कान लिखा तो आपके समझ में आया होगा, कान जो हमें सबके पास होते हैं, 2 कान सबके पास ही होते हैं। ठीक है, तो कान का मतलब हमें समझ में आया। लेकिन जैसे हमने कान को तोड़ा, का प्लस ना अलग अलग किया, अब ना ही इस ना का कोई मतलब निकला और ना ही इस का मतलब कोई सार्थक निकल रहा है, इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, तो क्या कर सकते हैं? इसको हम क्या कहेंगे कि रूढ़ भैया है। इस शब्द का कोई अलग अलग तोड़ने पर कोई मतलब नहीं निकला। ठीक है, जैसे पानी, पानी। अब पानी को हमने पा और नी में तोड़ दिया, तो बताओ, ना तो इसका कोई सार्थक अर्थ है और ना ही इसका कोई सार्थक अर्थ है। और जैसे ही वापस से इनको वापस से जोड़ा हमने और क्या बना दिया? पानी। तो इसका सार्थक अर्थ क्या निकला? पानी यानी ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, अब पानी कोई सा भी हो सकता है। अच्छा, और भी उदाहरण के लिए, यानी अब आप लोग खुद ही इसको प्रयोग करके देखो और शब्दों को लो और खुद ही उनको चेक करो तोड़कर। ठीक है, तो जिन शब्दों के अर्थ अलग करने पर, वही अगर हम बात लेते हैं कि हम अगर कहें यहाँ पे जैसे विद्यालय, अब विद्यालय को अगर हम तोड़ेंगे तो विद्या धन आलय। अब इन शब्दों का दोनों का मतलब निकल रहा है। विद्या का मतलब विद्या यानी ज्ञान, और आलय का मतलब गृह, घर, मकान। ठीक, ये सारे शब्द किसके पर्यायवाची हैं? आलय के। तो इनका दोनों का सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो गया? ये रूढ़ नहीं, ये यौगिक शब्द हो गया। ठीक है, अब यौगिक शब्दों की हम बात करते हैं, थोड़ा सा और उदाहरण। रूढ़ शब्द, जो वे शब्द जो तोड़ने पर अपना अर्थ खो देते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। लिखना है तो एक लाइन में आप लोग लिख लो, वे शब्द जो तोड़ने पर अपना अर्थ खो देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, अगला यौगिक शब्द। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक का मतलब ही होता है कोई 2 चीजों का मिश्रण, एक से ज्यादा चीजों का मिश्रण। अब 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, कई हो सकती है। ठीक है, यौगिक का मतलब ही यही होता है, एक से ज्यादा चीजों का मिश्रण। अब एक से ज्यादा कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे हम बात करते हैं कुछ शब्दों के, यानी ऐसे शब्द जो होंगे जिनका सार्थक अर्थ निकलेगा, यानी तोड़ने पर भी उनका वही अर्थ निकलेगा, जोड़ने पर भी उनका वही अर्थ निकलेगा, उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हम बात करें हिमालय की। ठीक है, हिमालय। अब हिमालय से क्या हमको समझ में आ रहा है? हिमालय, अगर हम इसकी बात करें और इसको हम तोड़ें तो इसका मतलब क्या निकलता है? हिम धन आलय। हिम का मतलब होता है बर्फ, बर्फ कहाँ होगी? हिमालय पे बर्फ तो है ही। ठीक है, एक हिमालय क्या है? एक पहाड़ है। जैसे हम बात करें हिमालय, विद्यालय, औषधालय, औषधालय, औषधन आलय, यानी औषधि जहां होती है यहाँ
औषधि होती है उसको हम क्या कहते हैं, औषधालय, जहाँ पे औषधि मिलती है, जैसे कोई मेडिकल हो गया या क्या हो गया हमारा, मेडिकल हो गया या अस्पताल हो गया, जहाँ पे औषधि यानी दवाई मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, औषधालय। हिमालय, जहाँ पे बर्फ होती है, यानी इनको तोड़ने पर दोनों तरफ सार्थक अर्थ निकल रहा है हमको, ठीक है। यानी हमें जब दोनों तरफ कोई सार्थक अर्थ निकल जाए तो वहाँ पे कौन सा शब्द मिलेगा, यौगिक शब्द मिलेगा। लेकिन जिनको तोड़ने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता वहाँ पे कौन सा शब्द होगा, रूढ़ शब्द होगा, ठीक है। अब बात करते हैं योग रूढ़ शब्दों की। तो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द वे होते हैं कि इनको तोड़ने पर ये कोई तीसरा ही, यानी तोड़ेंगे तो इनका अर्थ कुछ निकलेगा, लेकिन जब जोड़ेंगे तो इनका अर्थ कोई तीसरा अर्थ निकलेगा। जैसे हम बात करते हैं दशानन, दशानन। अब दशानन की बात करें तो दशानन का अगर हम खंडन करते हैं तो क्या होगा, दस धन आनन। दस का मतलब होता है 10, आनन का मतलब होता है सिर। 10 का मतलब होता है 10 और आनन का मतलब क्या होता है, सिर। यानी अगर हमने इसको तोड़ा तो अगर हम इसको छुपा लें, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम आनन भूल जाते हैं कि आनन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको खाली 10 से ही मतलब है, 10 एक संख्या है, लेकिन अगर हम इसको छुपा लें, इधर संख्या को इसको ऐसे बंद कर ले, ठीक है, अब हम सीधा कह रहे हैं आनन, तो आनन का मतलब सिर है। लेकिन जैसे ही हमने इसको एक पास जोड़ दिया दोनों को, और यहाँ पे फिर से आ गया हमारा, क्या आ गया, दशानन। और दशानन हमने जैसे ही लिखा हमें क्या समझ में आया, दशानन भैया किसको कहते थे, तो लंका के राजा रावण को कहते थे, ठीक है। तो उन्हीं का नाम था दशानन। जैसे हम बात करें पंचमुखी, थोड़ा सा इसको डब कर लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग योग रूढ़ शब्दों की। योग रूढ़ शब्दों की, तो योग रूढ़ के लिए यानी कैसे कि जब तोड़ने पर इनका अर्थ निकलता है अलग अलग, और जोड़ने पर इनका कोई तीसरी अर्थ की तरफ यानी तीसरे की तरफ इंगित करता है। जैसे हम और उदाहरण के लिए लें, जैसे दशरथ, दशरथ। अब दशरथ को हमने तोड़ा तो क्या मतलब निकला, 10 धन रथ। तो आपको क्या करना है, सीधा सा इसको एक तरफ बंद कर लेना है ऐसे, ठीक है। अब दूसरी तरफ का देखना है, तो रथ का मतलब क्या निकला, खाली रथ, और इसको फिर छुपा लेना है, इसका मतलब 10। लेकिन जैसे हमने दोनों को जोड़ा वापस से तो हमें एक नाम मिला दशरथ, और वो नाम किसके लिए, दशरथ यानी भगवान राम के जो पिताजी थे उनका नाम था दशरथ। जैसे हम बात करें पंचमुखी, पंचमुखी। अब पंचमुखी जैसे ही हम इसको तोड़ेंगे तो पंच प्लस मुखी, पंच प्लस मुखी। अब पंच का मतलब क्या होता है, एक तरफ इसको छुपा लेना है एक को, पंच का मतलब 5, मुखी का मतलब मुख, मुखी का मतलब मुख, ठीक है। लेकिन वापस से जैसे हमने जोड़ा तो किसी का ये नाम या किसी का पर्यायवाची होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक नाम मिला हमको पंचमुखी, और पंचमुखी किसको कहते हैं, तो ये बजरंगबली को कहते हैं, हनुमान जी को, ठीक है। जैसे और उदाहरण के लिए अगर हम लेते हैं तो जैसे पीतांबर, ठीक, या नीलांबर। नीलांबर, नीलांबर, नीलांबर जैसे हमने कहा तो नीला, नीला धन अंबर। अब नीला एक तो मतलब निकल रहा है नीला, नीला एक रंग है, ठीक है। अंबर क्या है, अंबर मतलब, अंबर के मतलब यहां कई सारे निकलते हैं। जैसे अंबर का मतलब क्या होता है, आकाश। अंबर का मतलब क्या होता है, कपड़ा, ठीक है। अब यहां कपड़े जिसके नीले हैं, अर्थात कौन, शनिदेव, ठीक है।
तो यहां पे हमें यह समझ में आया कि जितने भी योग रूढ़ जितने भी शब्द होंगे वे सारे के सारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे। पहली बात तो ये, यानी जो जितने भी योग रूढ़ शब्द होंगे वे सारे किसके उदाहरण होंगे? बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे। ठीक है। प्लस जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ तीसरा निकलने लगे, जोड़ने पर कोई अर्थ तीसरा निकलने लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। तो आप लोगों ने समझा होगा रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं रूप प्रयोग के आधार पर। ठीक है, रूप प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग रूप अथवा प्रयोग के आधार पर शब्द। तो रूप और प्रयोग के आधार पर, रूप अथवा प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने हैं? ये 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो विकारी शब्द, एक विकारी और दूसरा अविकारी। अब समझते हैं विकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी यानी जिन शब्दों में कोई परिवर्तन हो जाए, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन हो जाए, यानी उनका रूप बदल कर जो हम कुछ और लिख सकते हैं उनका। जैसे इन शब्दों में थोड़ा सा हम देखें तो लिंग, वचन और कारक के आधार पर, लिंग, वचन और कारक के आधार पर क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। जैसे वाक्य के अंदर हम समझते हैं इसको। जैसे हमने कहा कि लड़का जा रहा था। ठीक है, लड़का जा रहा था। अब इसमें कैसे परिवर्तन हो सकता है? लिंग के आधार पर हम देखते हैं तो हम क्या कहेंगे? लड़की जा रही थी। तो यहां पे क्या हुआ कि लिंग के आधार पर परिवर्तन हुआ, यानी लड़का से क्या हो गया? लड़की हो गई, यानी लिंग के आधार पर परिवर्तन हो गया। अगला वचन के आधार पर हम देखते हैं, लड़का जा रहा था। और वचन के आधार पर अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं? लड़के जा रहे थे। तो लड़के जा रहे थे मतलब एक से ज्यादा लड़के होंगे, यानी अब क्या हो गया? वचन के आधार पर परिवर्तन हो गया। ठीक है, यानी इस लड़के में कोई परिवर्तन हुआ तो बिल्कुल परिवर्तन हुआ। अभी लड़के के अंदर यहाँ पे एक लड़का था और जैसे हमने मात्रा बदली तो यहाँ पे बहुवचन यानी एक से ज्यादा लड़कों का बोध होने लगा। ठीक है। अब कारक के आधार पर अगर हम देखें या कारक के आधार पर, जैसे लड़का लड़के के लिए लड़के के लिए खाना लाओ। ठीक, अब ये के लिए क्या है? कारक है, विभक्ति जिसको बोलते हैं। और यहां पे अगर हम इसको चेंज करें तो क्या कहेंगे? लड़के को खाना दो। तो अब क्या हो गया? यहां पे कारक से भी परिवर्तन हो गया। लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है उनको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो विकारी शब्द आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं? तो एक बार इनको हम देखते हैं, विकारी शब्द और अविकारी। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं विकारी शब्द, अविकारी शब्द कौन से होते हैं। विकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन हो जाता है उनको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। लेकिन इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? अविकारी शब्द, यानी यहाँ पे लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं
पहले विकारी शब्दों की बात करते हैं। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? एक तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। दूसरी बात, अब हम अविकारी शब्दों की बात करते हैं। अभी हमने इसकी बात की थी कि विकारी शब्द कैसे इनमें विकार हो सकता है। अविकारी शब्दों को देखें एक बार। तो अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जैसे हमने लिखा राम और श्याम। ठीक है। वहीं पे हमने लिखा गीता और सीता। तो यहां पे देखो हमने क्या किया, लिंग का परिवर्तन कर दिया। ठीक है। यहां पे पुरुष, यहां पे महिला, लेकिन यहां भी हमने चेंज किया, इनका लिंग चेंज कर दिया, लेकिन इस और पे कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है। जितने भी अव्यय होते हैं वे सारे अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है। दूसरा आएगा संबंध बोधक। ठीक। तीसरा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और चौथा जो हमारा है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो कौन कौन से हो गए अविकारी शब्द? कौन से हो गए? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। विकारी शब्द हमारे कौन से हो गए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग देखते हैं अगला स्टेप जो है अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो अब देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है। पहला कौन सा होता है? पहला होता है हमारा एकार्थी। एकार्थी वे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है। जैसे हम बात करते हैं भारत की। किसकी? भारत की। तो भारत का मतलब भारत अर्थात इंडिया, एक ही अर्थ है। ठीक। जैसे जापान, चाइना, हिमालय, हिमालय पर्वत तो एक ही है। ठीक है। जैसे अरावली, हिमालय, एंडीज, ये सब क्या है? एक ही। गंगा नदी एक ही। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? एकार्थी, जिनका मतलब एक निकलता है केवल। ठीक है। अच्छा, दूसरी अगर हम बात करें अनेकार्थी। अनेकार्थी, अनेकार्थी। अब अनेकार्थी कौन से शब्द होते हैं? जैसे हम बात करते हैं अनेकार्थी वे शब्द जिनके अलग अलग अर्थ निकलता हो। जैसे हम बात करते हैं कनक की। कनक, अब कनक का मतलब क्या होता है? सोना। धतूरा। ठीक है। जैसे हम बात करें हार की। अब हार क्या हो सकती है? हार गले का हार, गले का हार। ठीक है। हार मतलब क्या हो सकता है? पराजय। ठीक है। तो इनका क्या है? अलग अलग अर्थ निकलता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इनको? अनेकार्थी। ठीक है। फिर क्या आता है? समानार्थी। समानार्थी क्या होते हैं?
वे सारे शब्द जो पर्यायवाची होते हैं, जैसे किसी का ले लो कमल, जलज, नीरज, ये सब क्या है? समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और फिर आता है हमारा विपरीतार्थी। कौन सा? विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द। ठीक है, जैसे जय, पराजय, विजय, अजय, ये सब क्या है? रात, दिन। ठीक है, शाम, सुबह, विलोम शब्द यानी विपरीतार्थी। तो शब्दों के प्रकार कितने हो गए? अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार। ठीक है, आप लोग को ऐसे ही बना लेना है, एक ही पन्ने पे हो जाएगा आपका आराम से। ठीक है, और इसके बाद कभी शब्द पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो जब आए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? सबसे पहले हमारा ऑप्शन क्या होगा? 4 प्रकार। ठीक है, कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, इतिहास बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर, रूप प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति इतिहास के आधार पर कितने? 5। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर 3, रूप प्रयोग के आधार पर 2। ठीक है, विकारी शब्द, इनको ध्यान रखना है, अविकारी शब्द। ठीक, अब विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और क्रिया। ठीक है, अविकारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार 4, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। ठीक है, तो इनको आराम से एक कॉपी पे आप पेन और कॉपी लेके बैठे ही होंगे, आशा करते हैं ऐसा कि इतना तो आप करेंगे ही। ठीक है, तो एक बार और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से आप वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख लीजिए और समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज हमारा जो है शब्द का टॉपिक क्लियर हो गया है। धन्यवाद।